आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस, चैप्टर नंबर 10। तो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ें 10th क्लास के हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पहले बात की हुई थी, जैसे आपका कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरह की बातें हमने क्लास 10th में कर चुके हैं। तो ये चीज़ें क्यों वापस आ रही हैं, इस पर बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है क्या है। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक जनरल फिगर जो आपका बिल्कुल, जिसके पास आपका सिर्फ और सिर्फ लेंथ, ठीक। तो जब इस लेंथ को हम बहुत करीब से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स। यानी स्ट्रेट लाइन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है। यानी कि स्ट्रेट लाइन जो है किसकी मदद से बना हुआ है, पॉइंट्स की मदद से बनकर, या पॉइंट्स की मदद से कौन बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि जनरेटर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ पॉइंट। अगर स्ट्रेट लाइन का जनरेटर एक पॉइंट होता है तो आप पॉइंट से रिलेटेड थोड़ी सी बातें करते हैं। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सपोज करो आपका 2 पॉइंट है हमारे पास, एक P x1, y1 और दूसरा Q x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है यानी PQ, इसको निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था क्लास 10th में, जो था आपका अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा बहस नहीं कर रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये रिविजन टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला ये रहा आपके पास। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, गौर से देखिएगा। सेक्शन फॉर्मूला था कि जब आपका किन्हीं दो पॉइंट्स को, जैसे सपोज करो, फिर से बात करता हूँ, P x1, y1 एंड Q x2, y2, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको कोई तीसरा पॉइंट आकर डिवाइड करता है। ऑब्वियसली अगर इसके बीच में है तो डिवाइड करेगा ही करेगा, और डिवाइड करेगा तो वो रेशियो सपोज करो m1 रेशियो m2 है, ठीक। और इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट जो है x, y, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हुआ करती थी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऐसे ही y इक्वल टू हुआ करता था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो कहानी अभी तक की कहाँ की, क्लास 10th की चल रही, ठीक है। तो इसी में मिड पॉइंट का केस था, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मिड पॉइंट के केस में m1 और m2 इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, इनको 1 1 रखना होता है, ठीक। ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 टाइप से आ जाता है, ठीक है। और तीसरा केस है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन। यानी आपको वर्टिसेस दिए होंगे। वर्टिसेस देने का मतलब ये है कि एक A इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, B इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2, और C इसके कोऑर्डिनेट होंगे x3, y3। इस तरह से दिए होंगे, और आपसे कहेगा कि इसका एरिया फाइंड करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमने वहाँ प्रूफ तो करा था फॉर्मूला, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये पुराना तरीका। देखो यहाँ पे क्या होता है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 1 2 3, यानी कि आपने साइकिल को बनाए रखना है। यानी x1 लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर हर बार y आना है, 2 और 3। अगर बाहर से 2 ले रहा हूँ तो अंदर 3 के बाद 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 नंबर है। तो साइकिल को बरकरार रखते हुए इस तरह से हम इसको याद करते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपके पहले से रिलेटेड थे, यानी क्लास 10 से रिलेटेड थे, तो इन पर उतनी बात नहीं कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं जो यहाँ का टॉपिक है मेन, उस पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आपने क्लास 10th में एक और टॉपिक पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में याद होगा आपको कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जिनकी जो डिग्री है वो कितनी होती है, 1। तो हमेशा ही जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है जब हम उसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक। यानी जैसे सपोज करो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, कोई लाइन है, ठीक है। देखिए आप गौर से देखेंगे तो ये आपको 1
लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसके करस्पॉन्डिंग बॉक्स बनाएंगे क्लास 9 की तरह। तो यहाँ देखेंगे आप x0 रखते हैं, सॉरी x0 रखते हैं तो y आ जाता है 6, y0 रखते हैं तो x आता है 3। ठीक, जब इसको आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा पाएंगे आप 0,6 यानी 0,6 का मतलब हुआ कहीं यहाँ एक पॉइंट मिल गया सपोज, और दूसरा 3,0 कहीं यहाँ पॉइंट मिल गया। तो अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। तब हमने कहा कि आपका जो लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन जनरली क्या दिखाती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है जब भी हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक, तो आज हमें बात करनी है स्ट्रेट लाइन पर, और स्ट्रेट लाइन की हम सबसे पहले तो बात करेंगे स्ट्रेट लाइन है क्या। आपको बता दिया गया है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब अगर हम इसको एल्जेब्रिकली देखें तो एल्जेब्रिकली स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ाया चीज को तो आपका किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर हमें फाइंड करनी हो, अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो क्या क्या आपका पॉसिबिलिटीज है, कैसे कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड सबसे बेसिक बात जो है आपका सबसे जो मेन टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस के लिए, उसकी बात करते हैं। देखिए, जब कभी हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, जब कभी आपका कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन देखने पे हमें पता चलता है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या ऑब्लिक है। ठीक, तो ये कैसे पता चलता है, जब हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, सामने से हम इसे देखते हैं कि आपका ये हॉरिजॉन्टल में है या वर्टिकल में है या ऑब्लिक में है। जनरली किसी कोई एंगल बना रही है किससे, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से जुड़ी। तो सबसे बेसिक बात हमेशा याद रखना है कि आपका किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है हम हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करते हैं, किसके, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक, तो इस बार अगर मैं आपको एंगल मेजर करके दिखाऊं तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एंगल बनेगा, ठीक, ये एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे। हमेशा याद रखना है कि एंगल को मेजर करने के तरीके क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप समझ रहे होंगे, जैसे क्लॉक है लेफ्ट टू राइट मूव करती है तो हमने कहा आना है राइट टू लेफ्ट आना है, तो हम इसे पॉजिटिव कहेंगे। अगर हम इसी चीज को यानी कि यहां से यहां मेजर करता हूं तो ये जो मेजरमेंट होगा वो मेरा नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब अगर सपोज करो मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, साइड पे ये आपका थीटा एंगल है, तो अगर इस एंगल को मैं ऐसे मेजर करता हूं तो ये माइनस थीटा कहलाएगा। ठीक, तो मेजरमेंट का ध्यान देना है, मेजरमेंट हमेशा ही आपका एंटी क्लॉकवाइज होगी। आपको बता दिया गया है किस तरह से आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करनी है। ठीक, इतना होने के बाद आपने देखना है कि आपका ये जो लाइन है देखने पे बनता है कि ये लाइन आपका ना हॉरिजॉन्टल है ना प्रॉपर वर्टिकल है, ये लाइन आपका ऑब्लिक वे में जा रही है और कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करेगी, कहां से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो इस लाइन में ये आपका इसकी डायरेक्शन है, तो ये जो डायरेक्शन है इसे हम क्या, स्लोप कहेंगे। स्लोप कैसे निकालना है, किसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से उसका एंगल पता होना चाहिए। तो उसका जो स्लोप होगा, स्लोप अगर सपोज करो इस लाइन का नाम एल है तो स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू tan थीटा। यानी आपको अगर स्लोप ढूंढने हैं तो आपने ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि उस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल कितना है। इस बार अगर एंगल थीटा है तो इसका स्लोप कितना हो गया, tan ऑफ थीटा। tan का मतलब है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने 10th क्लास में पढ़े थे उसी में से आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, तो इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। इसके दो नाम है, जनरली आप यहां सुनेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन, और इसका दूसरा नाम आपका ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन भी है, यानी ग्रेडियंट। ठीक है, तो किसी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए अभी तक के हिसाब से आपके पास किसी लाइन का स्लोप पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि उसका पॉजिटिव डायरेक्शन यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना फॉर्म कर रहा है। अगर आपको एंगल पता चल चुका है तो आप उसका क्या निकालेंगे, tan निकालेंगे, तो आपका स्लोप निकल आएगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा ब्रॉड यानी कि थोड़ा इस पे और स्टडी करते हैं, फिर बात करेंगे स्लोप क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो स्लोप का मतलब आप समझ गए हैं
कि जितना भी इंक्लाइनेशन का मतलब है एंगल फॉर्म्ड बाय अ लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इंक्लाइनेशन का मतलब हमेशा आपने याद रखना है, जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि एंगल हमें कहां से मेजर करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करना है। और एंगल मेजर करने के बाद आपने उसका tan निकालना है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट tan, ठीक है। अगर मैं tan निकाल पाता हूं तो वही उसका स्लोप बन जाता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस से कितना होगा, यानी कि कोई लाइन या तो एक्स एक्सिस में कोइंसाइड कर जा रही है, सपोज करो कुछ ऐसी कहानी है कि कोई लाइन है हमारे पास, कोई स्ट्रेट लाइन जो आपका एक्स एक्सिस में कोइंसाइड करे या एक्स एक्सिस के पैरेलल, दो चीजें हैं, या तो एक्स एक्सिस में कोइंसाइड कर गई या एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हमेशा ही वो लाइन आपका एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री एंगल बनाएगी। वो कितना बनाएगी, 0 डिग्री एंगल बनाएगी। अगर ये 0 डिग्री एंगल बनाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या, इसका स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या, लाइन स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस। ऐसी लाइंस जो या तो पैरेलल होती हैं एक्स एक्सिस के या कोइंसाइड करती हैं किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, उनका जो स्लोप होता है वो हमेशा कितना होता है, ध्यान देंगे, m इक्वल टू tan ऑफ 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि स्लोप क्या होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस का हमेशा ही 0 होता है, ठीक। और मैंने ये जो m लिखा है ये रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे किसे, किसी लाइन के स्लोप को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं, ये आपको शायद समझ आ रहा हो, ठीक। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि y एक्सिस का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ, y एक्सिस का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ, शायद आपके दिमाग में आ चुका होगा कि आपका ये एंगल कितना फॉर्म करेगा फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये एंगल फॉर्म करेगा कितना, ये फॉर्म करेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री अगर फॉर्म करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 90 डिग्री इसने फॉर्म कर दिया है तो स्लोप निकालने में अब आसानी हो जाएगी। हम क्या कर लेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस और कोइंसाइड्स विद y एक्सिस, सबका सेम होगा। और m इक्वल टू इस टाइम पे हम लिखेंगे tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की वैल्यू आप लोग समझते हैं इंफिनिटी भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप कहेंगे नॉट डिफाइंड, यानी ऐसी लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं, ऐसी लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं एक्स एक्सिस के, उनका स्लोप डिफाइन नहीं होता है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है हम रिप्रेजेंट करें उस चीज को तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे, इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपका एक दो लाइंस मैंने बोली कि जैसे स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जब भी पैरेलल लाइंस की बात आती है तो वो ट्रांसवर्सल के साथ क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। यानी अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं और ये कोई तीसरी ट्रांसवर्सल आई तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि आपका y एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी तब बात करिए, यानी कि x एक्सिस के हर एक पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल हर एक लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा, एंड y एक्सिस के पैरेलल हर एक लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका नॉट डिफाइंड होगा, जैसे कि पहले हमने बात कर चुके हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो एक कहानी तो ये है कि जब भी हमें पता होगा कि एंगल कितना फॉर्म कर रही है तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे इसको, स्लोप को। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब कभी हमें पता नहीं हो कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो अगर एंगल फॉर्म कितना हो रहा है ये नहीं पता तो उस स्थिति में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई हिंट दिया होगा क्वेश्चन में कि आपका इसे कुछ और चीजें दी होंगी, ठीक है। जैसे अब जो नेक्स्ट हेडिंग है उस पर बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि एंगल नहीं दिया हुआ है तो हमें किस पर काम करना और कैसे बात करनी है, ठीक। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो नेक्स्ट हेडिंग है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स
ऑन द लाइन आर गिवन, यानी इस बार अब कहानी क्या है, स्लोप निकालना था। मैंने पहले आपसे बात करी कि जब किसी लाइन का एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज थीटा, देन आपका स्लोप ऑफ द पर्टिकुलर लाइन इज tan थीटा। लेकिन इन केस ऑफ 2 पॉइंट्स गिवन, यानी कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर लाइन में कोई लाइन है, इस लाइन में आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1 और q के कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करना है, यानी ऐसी स्थिति में जब सिर्फ और सिर्फ पॉइंट गिवन हो, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये इसका जो स्लोप है वो क्या होगा। तो देखिए मैं फिर से एक कहानी फिर बता रहा हूँ कि हमने फिर कह रहे हैं कि अगर आपको पता करना है कि इस लाइन से इस लाइन का एंगल कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, इस लाइन को, जो ये लाइन है, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ। तो आप इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जितना एंगल ये यहाँ फॉर्म करता है, जितना एंगल ये यहाँ फॉर्म करेगा, उतना ही एंगल आपका यहाँ भी फॉर्म करेगा, यानी इसके साथ भी फॉर्म करेगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये वही थ्योरी है, फिर से ये ट्रांसवर्जल वाली, ये पैरेलल लाइंस वाली थ्योरी फिर से आ रही है, ठीक। अब गौर से देखिएगा यहाँ, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने जा रहा हूँ। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। तो थोड़ी देर पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी, अभी तक के हिसाब से मेरे पास सिर्फ एक थ्योरी है कि जब कभी एंगल दिया होगा तो मैं स्लोप आसानी ढूंढ लूंगा, आसानी से, ठीक। लेकिन इस बार एंगल नहीं पता, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस एंगल को फॉर्म किया जाए, ठीक है। तो उस एंगल को फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, इस लाइन का इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल है ये पता करने के लिए कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जितना एंगल यहाँ फॉर्म होगा, यानी ये एंगल जितना होगा, अगर ये सपोज करो थीटा है, तो उतना ही एंगल एक्स एक्सिस से भी ये बनाएगा। आप समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक। अब गौर से देखिएगा आप क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, पैरेलल लाइन, ठीक। ये पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ की, इस चीज को मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक। ये पैरेलल लाइन है, तो आपने क्या करना है, जितना एंगल ये फॉर्म करेगा उतना ही एंगल ये भी फॉर्म करेगा। ये एंगल सपोज करो कितना है, थीटा है। तो उसके बाद हमें पता है कि आपका अगर ये एंगल थीटा है, तो उसका जो स्लोप हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, m = tan थीटा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में थीटा नहीं पता, तो tan थीटा को मैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाला हूँ। और आपको याद होगा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर आपको tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आंसर हमारा आ चुका है। अब गौर से देखिएगा, जो ये पोर्शन है, ये जो हाइट है, आप ये बता सकते हैं मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, गौर से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये कौन है, x2, x कोऑर्डिनेट। और यहाँ से लेके ये इस वाले टर्म को देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये x1। ऐसी टॉप यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये y2 हाइट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है, ये है y1। ये देखिए ये y1। अगर मैंने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे, कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब क्या होता है, x1, y1 लिखने का मतलब है x में कितनी डिस्टेंस गेन करी है, x1 डिस्टेंस गेन करी है, और y में कितनी हाइट गेन करी है, y1 हाइट गेन करी है, ठीक। ऐसी सेम केस दूसरे के लिए भी है। तो आप ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस डिफरेंस को आप बता सकते हैं, ये कितना होगा, y2 माइनस y1 होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कितना है, y2 था, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, y1 है। तो मैंने क्या किया, y2 माइनस y1। अब आप गौर से देखेंगे, यही चीज यहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी, और ये डिस्टेंस कौन है, ये, ठीक है। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कौन है, थीटा एंगल है। यहाँ ये 90 एंगल बनाएगा, 90 क्यों बनाएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब ये क्यों बनाएगा मैं बता तो रहा हूँ फिर भी, कि ये जो लाइन है, ये पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, और ये लाइन के पैरेलल ये लाइन है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इनके करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये लोग आप ये चीजें आप समझ पाते हैं भली भांति, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास क्या है, देखो इन ट्रायंगल
इस पॉइंट को सपोज करो मैं M मानता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल PMQ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यही आपका स्लोप बनेगा इन केस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स। देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन n इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और सिंपली अगर मैं इसे कहूँ तो सीधे सीधे ये m इक्वल टू क्या बन चुका है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। तो इस तरह की कहानी थी। इस तरह से हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। शायद ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब भी आपका 2 पॉइंट दिए होंगे किसी लाइन में तो आपको स्लोप निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो ये तो प्रूफ था कि कैसे काम करना है, लेकिन अगर जनरली आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर लिखना है और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे लिखना है, और यही उसका स्लोप होगा। ठीक, तो ये कहानी थी आपका कि कब हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली 2 केस अराइज होते हैं। एक जब आपका जो एंगल है वो एक्यूट है, और एक जब आपका एंगल जो है ऑब्ट्यूज है। ठीक, तो मैं इन दोनों केसेस को डिस्कस तो करूंगा, लेकिन आपने हमेशा याद रखना यही फॉर्मूला है। अब देखो मैं यही फॉर्मूले को दूसरे तरीके से प्रूव करना। देखो आपने देखा कि एंगल इस बार ये जो लाइन है इस तरह से बढ़ी है, तो एंगल ऑब्वियसली ये क्या है, एक्यूट है। तो आप इसको केस 1 की तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट केस है जब आपका एंगल इज एक्यूट, यानी एंगल जब एक्यूट है उस स्थिति में आपको इस तरह से काम करना है, और आपने आंसर भी लिया है। ठीक है, अब सपोज करो एंगल ऑब्ट्यूज है। थोड़ी देर के लिए समझना कि आपका ये जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो क्या होगा, तो देखो जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा तब क्या होना है, कोई लाइन आई, ये लाइन में इस तरह है। ठीक है, अभी देखो ये लाइन ऐसी है तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एंगल कौन सा बनने वाला है, ऑब्ट्यूज बनने वाला है। यानी कहीं ना कहीं स्थिति कुछ ऐसी होगी कि देखिए ये आपका सपोज करो ये पॉइंट जो है ये P या Q x2, y2 है, और ये पॉइंट एनी पॉइंट P x1, y1 है। ठीक है, तो इतना होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप क्या करें, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दें नीचे। ठीक, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फिर से ध्यान देना है कि इस बार एंगल ये थीटा नहीं है। एक्चुअल में थीटा का मतलब मैंने आपको शुरू से बताया है कि हम किसे मानते हैं, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल तो बना रहा है, लेकिन कौन सा वाला, देखो आप ही समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी लेकिन मैनेज करेंगे। देखो ये जो एंगल है हमारा, ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल कौन है इस बार, थीटा है। और ये एंगल अगर थीटा है तो आप ध्यान से बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक, और यही चीज यहां भी, ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो एक्चुअल में मुझे निकालना थीटा के लिए, लेकिन मेरे पास क्या है अभी के लिए, 180 माइनस थीटा है, तो इससे काम चलाएंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है, फिर से पॉइंट दे रहा हूं P Q, और ये पॉइंट आपका M मान लिया है पहले की तरह। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PMQ, इन ट्रायंगल PMQ tan MPQ इज इक्वल टू, यानी ये देखिए एंगल है, tan MPQ जो है कोई एंगल। ठीक है, तो tan MPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप फिर से देखिए ये x2 है और ये कौन है, x1 वाला पोर्शन है। ठीक, तो इसको मैं सही से लिख रहा हूँ, ये आपका x2 और ये x1, तो ये जो डिफरेंस बचा होगा ये कितना होगा, x1 माइनस x2 होगा। इस बार आपको समझ आ गया होगा।
और यहाँ आप देखेंगे तो ये y2 है, ये y1 है, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो मैनेज कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो आपके पास क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस का मतलब x1 माइनस x2। ठीक, अब इतना होने के बाद हम आते हैं सीधे सीधे स्लोप पर। देयरफॉर स्लोप m इक्वल टू, स्लोप m इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा होता है नॉर्मली, स्लोप क्या होता है tan थीटा, पर इस बार थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैं ये निकाल सकता हूँ। देखो थीटा, ये जो आपका ये पोर्शन कौन है, थीटा है, थीटा को ये लिखा जा सकता है 180 माइनस कितना, tan 180 माइनस एंगल MPQ, एंगल MPQ। तो tan 180 माइनस एंगल MPQ क्या होता है, कोई बताएगा मुझे कि आपका tan 180 माइनस समथिंग, tan 180 माइनस समथिंग इज सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। और आपको याद होगा x एक्सिस से जब भी मैं मूव करता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में tan ही रहेगा, ये चीज मैंने पहले बताई हुई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो tan को tan ही रहना है, और ये क्या आना है MPQ ही आना है, और बाहर से आप देखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और कौन पहुंचा रहा है, tan, तो सेकंड में माइनस आ रहा है। ठीक, इतना आने के बाद tan MPQ वैल्यू निकाल दो, आपको पता है tan MPQ की वैल्यू कितनी है, तो देयरफॉर m इक्वल टू कितना आ चुका है, m इक्वल टू माइनस बाहर रहा, tan MPQ की वैल्यू रख रहा हूँ, तो देखो y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2 था, ये वैल्यू रखने का माइनस को देखो माइनस माइनस कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पहुँचा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ ले आए, तो ये m इक्वल टू कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो इसे प्रूव करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि चाहे एंगल ऑब्ट्यूज हो चाहे एंगल एक्यूट, यानी लाइन मेरी कैसी भी हो, यानी एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज बनाए या एक्स एक्सिस से एक्यूट बनाए, ठीक, लेकिन वो चीज आपका हमेशा आंसर एक जैसा आना है। आपने देख लिया है m इक्वल टू कितना आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि पहले केस में भी आया था। ठीक, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, स्लोप को शायद आप ठीक से समझ गए होंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब है अगर आपको एंगल पता है फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप आसानी से tan थीटा निकाल सकते हैं, और जो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वही आपका स्लोप होता है ऑफ अ लाइन। और उसके बाद हमने बात करी कि जब भी दो पॉइंट दिए होंगे तो हम किस तरह से स्लोप फाइंड करेंगे, आपका स्लोप फाइंड करके भी निकाल लिया है। और इसमें दो केस अराइज होंगे। देखिए दो केस अराइज क्यों हुए, मैं बात करता हूँ आपसे। जब भी मैं बात कर रहा हूँ कोई लाइन ड्रॉ करता है ना, जब भी कोई लाइन ड्रॉ करता है, जनरली कोई लाइन ड्रॉ करता है, लाइन का मतलब होता है इनफाइनाइट लेंथ। लाइन सेगमेंट नहीं कहा आपसे मैंने कहा कि लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की है तो इसमें केसेस क्या क्या पॉसिबल है। देखो अगर ये ऑब्लिक है तो ऑब्वियस है, ऑब्लिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस नहीं है। ठीक, या अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो बात अलग हो जाएगी, उसका स्लोप डायरेक्टली कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। और पैरेलल के अलावा कोई भी केस है तो हमेशा ही वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी ही करेगी। और अगर वो एक्स एक्सिस को कट करती है तो दो एंगल फॉर्म करती है, एक आपका थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तब ये दो केसेस अराइज होते हैं, एक आपका एक्यूट के लिए, एक आपका ऑब्ट्यूज के लिए। आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से। ठीक है, तो दो चीजें कंफर्म, जब आपका एंगल दिया होगा तो स्लोप कैसे निकालेंगे आप, m इक्वल टू सीधे सीधे tan थीटा निकाल लेंगे, आंसर आ गया। और जब दो पॉइंट गिवन होंगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यही कहानी हमारी खत्म हो गई। ठीक है, इतना समझ कर सकते। अब बात करते हैं आपका, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं पोर्शन को, थोड़ा सा चीजें और बेहतर बनाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि स्लोप किस तरह से हमें काम करना है स्लोप का। ठीक, हाँ, तो अब बात करनी है कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। तो देखो अब बात करने जा रहे हैं हम आपका दो लाइंस कब पैरेलल होंगी और दो लाइंस कब परपेंडिकुलर होंगी अकॉर्डिंग एज स्लोप। ठीक, तो देखिए फिर से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद हमने कहा कि हमें पता करना है दो लाइंस कब पैरेलल होने वाली है और दो लाइंस कब परपेंडिकुलर होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि दो लाइंस कब पैरेलल होती है।
सपोज करो एक लाइन ये है, ठीक है, पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही। तो ये लाइन लगभग लगभग आपको पैरेलल दिखाई दे रही होंगी। अगर नहीं भी दिखाई दे रही है तो मान के चलना कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ पैरेलल लाइंस की। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो इस चीज को गौर से देखेंगे, फ्रेम को बदल दो और बताओ कि आपका ये जो एक्स एक्सिस है ये ट्रांसवर्जल की तरह बिहेव कर रही है इसमें। और अगर ये ट्रांसवर्जल की तरह बिहेव कर रही है तो ये जो एंगल है ये दोनों के दोनों एंगल क्या होने, इक्वल होने। ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। अगर ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये आपका क्या होगा, अल्फा होगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। मतलब समझ में आ रहा है ना कि दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज करो थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने ये अल्फा मान लिया, इससे क्या मान लिया, बीटा मान लिया। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा कि इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल बीटा, यानी अल्फा किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। और अगर एंगल सेम हो गए तो उनकी tan वैल्यू भी तो सेम आएगी। अगर एंगल ही सेम हो गए, जैसे मैंने कहा था आपसे, स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम कहते हैं आपका tan ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप किसे कहते हैं हम, tan ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन से इसका अल्फा इंक्लिनेशन और इसका बीटा है। तो इंक्लिनेशन का tan निकालने के बाद अगर इन दोनों का एंगल इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की tan वैल्यूज भी इक्वल आएगी। और अगर दोनों की tan वैल्यूज इक्वल आती हैं इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस। ठीक, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर इसे m1 मानता हूं तो इसे क्या मानूंगा, m2। ठीक, तो यानी ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या, tan ऑफ बीटा, व्हिच इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू m2। कहने का मतलब ये है कि दो लाइंस पैरेलल तब कहलाएंगी जब आपका उन दोनों के स्लोप जो है इक्वल आ जाए। ठीक, तो आपसे कहना है कि दो लाइंस दी हुई हैं आपको, ठीक है, आपसे कहता है कि प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो आपने क्या करना है, सिंपली दोनों लाइंस को पकड़ना है और उनका स्लोप निकाल देना है। अब स्लोप डिपेंड करता है कि स्लोप के लिए आपको दो पॉइंट दिए हैं या स्लोप के लिए एंगल दिया हुआ है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, तो जैसे आप पता कर पाते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि स्लोप्स आर इक्वल, देन लाइंस आल्सो सॉरी देन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक, इतना होने के बाद अब बात करते हैं परपेंडिकुलरिटी की। ये शायद समझ आ गया। देखो अगर समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से आपका इन सभी चीज़ों पर बात होगी। ठीक, अब बात करते हैं परपेंडिकुलरिटी। दो लाइंस जो है परपेंडिकुलर कब होती है। ठीक है, सबसे पहले फिर से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने जा रहा हूँ, आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है। ये आपको परपेंडिकुलर अगर लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप मान के चलेंगे कि ये चीज़ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्लिक हो जा रहा है, फिर भी चेक करते हैं। ठीक, चलो देख लेना कि आपके परपेंडिकुलर है, मान के चलना। ठीक है, अब गौर से देखिएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, मैं चेक करने वाला हूं कि आपका इन दोनों के बीच, इन दोनों के स्लोप्स के बीच क्या रिलेशन आता है। ठीक है, सबसे पहले आपका इसके एंगल को मैं थीटा मानने जा रहा हूं फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक, तो अगर ये थीटा है और ये लाइन L1 है, ठीक है, इसके स्लोप को मैं m1 से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो ये लाइन L2 है, इसके स्लोप को मैं m2 से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक, और ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये थोड़ी देर के मान लिया फाई मान लिया, समझ चुके होंगे। ठीक, ये फाई है और ये आपका थीटा है, बाकी चीजें समझ आ रही कि ये स्लोप कितना है। ठीक है, अब गौर से देखेंगे तो अब यहां से पता चलेगा मैं, देयरफॉर m1 इक्वल टू tan ऑफ थीटा आ गया, खत्म, यहीं पे छोड़ दो इसको। ठीक है, इसे इक्वेशन बनना। अब m2 पर आ जाओ जल्दी से। m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan ऑफ फाई। बट tan ऑफ फाई तो बोल दिया मैंने, लेकिन इसमें कुछ खास बात है। जैसे फाई जो है वो किसके इक्वल है, ये देखिए इस लाइन से ये लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा, सॉरी 90 एंगल बना रही है। और ये लाइन ऑलरेडी किससे, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो ये ओवरऑल जो फाई दिखाई दे रहा ना आपको, ये फाई आपका कितना होगा, 90 प्लस थीटा के बराबर होगा। ठीक, और अगर ये 90 प्लस थीटा के बराबर होगा तो tan
90 प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में जो tan है वो माइनस में आता है और tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, cot में, तो ये cot थीटा, ठीक। और cot को क्या लिखा जा सकता है, 1/tan लिखा जा सकता है। इतना समझ चुके होंगे, ये आपका m2 आ गया हमारा, यहाँ तक पहुंच गया। अब आपने गौर किया होगा m1 की वैल्यू कितनी है, tan थीटा, यानी tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, m1 लिख सकते हैं, तो tan थीटा को मैं m1 लिखने वाला हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद हमारा आंसर लगभग आ चुका है, आपको समझ आ रहा था ठीक, नहीं तो आप एक बार फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, नाउ फ्रॉम 1 and 2, इसे इक्वेशन 2 दे दो, फ्रॉम 1 and 2 आपके पास क्या आ जाएगा, m2 इक्वल टू -1 tan थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, m1 लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 इंटू m2, इसका मतलब ये हुआ कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है, यानी दो लाइंस को आपने परपेंडिकुलर दिखाना है तो आपने क्या करना है, उन दोनों के स्लोप फाइंड करने हैं और स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, और स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर अगर -1 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जो है परपेंडिकुलर है, अदरवाइज लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक। तो ये था आपका, यहाँ तक का आपको शायद चीज़ें समझ आई हो, ठीक है। तो ऐसे काम करना था। अब इन चीज़ों पर बात करते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर कि किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले थ्योरी में बात करता हूँ। देखो, कुछ चीज़ें जो मैंने आपको पहले वाली बताई है, क्लास 10 वाली बताई, तो आप क्लास 10 की सारी जो चीज़ें हैं वो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लास 11 की बात करता हूँ, यानी कि जो ये पोर्शन बताया गया है स्लोप के बाद का, उस स्लोप के बाद के पोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ध्यान देना इन पर, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, फाइंड द स्लोप, कुछ ऐसी स्थिति है, समझ, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल 60 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे बोल दिया कि आपका थीटा इक्वल टू कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, तो आप स्लोप निकालने में कोई देरी करेंगे नहीं, m इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार, tan 60, और tan 60 डिग्री की आपकी वैल्यू पता है कितना होता है, √3, और आंसर आ गया आपका m इक्वल टू कितना, √3, ठीक। तो ऐसे निकालना है इन केस ऑफ थीटा की, ठीक। अब दूसरा हमने पढ़ा कि जब आपका 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट दिए होंगे, तो 2 पॉइंट से बात करते हैं, तो 2 पॉइंट के केस में आप किस तरह से काम करेंगे उस पर बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि पहला जो पॉइंट है वो है 3, -2, और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका -1, 4। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, स्लोप, देयरफॉर स्लोप m इक्वल टू कितना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू, y का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, y2 का मतलब इस बार कितना हो गया, 4 हो गया हमारे हिसाब से, 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -2, और साइन तो आपने लिखने ही है, प्लस है तो प्लस, -2 माइनस, ठीक है। और x2 का मतलब इस बार कितना है हमारा, -1 है, ये समझ गए होंगे, माइनस x1 का मतलब इस बार कितना है, 3। तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 2 अपॉन -1 - 3, दैट इज 6 अपॉन -4, और ये आंसर आ गया 3/2, और ये -1, ठीक। ये आपका स्लोप निकला है। तो ऐसे काम करना आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारा काम हो रहा है, ठीक। और ऐसे ही अगर सपोज करो आपसे कहता है कि 2 लाइंस दी हैं, पैरेलल दिखाओ, परपेंडिकुलर दिखाओ, तो उसके लिए आपको बता दिया गया है कि किस तरह से आपको काम करना है, ठीक। और एक छोटी सी चीज़ इसमें रह गई है, अदरवाइज आपका जो 10.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम आपसे बात करेंगे किस पर, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है। आज तक जो बात हुई थी वो आपको क्या था, लाइंस की बात थी, लाइन का स्लोप की बात थी, ठीक। अब बात करेंगे अगले सेशन पर आपका एंगल बिटवीन 2 लाइंस। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो सारे के सारे करके भेजने हैं, ठीक है।